हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पटवारी 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर। क्योंकि पंजाब पटवारी की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के सेशन में, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर जो करंट अफेयर्स की वेटेज है वो भी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से देखने को मिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस है कि पंजाब पटवारी जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पंजाब पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पंजाब पटवारी 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि बेसिकली सारे नोटिफिकेशन अपडेशंस आपको मिलते रहें क्लासेस के। तो एंड पंजाब पटवारी डिटेल्ड कोर्स के लिए, पंजाब पटवारी कंप्लीट कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, पोर्टल पे जाइए एंड देखिए हमारे कोर्सेज को, एनालिसिस करिए और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू बाय। चलिए अब बढ़ते हैं पंजाब पटवारी 2021 फ्री करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए, तो एमसीक्यू की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है दैट इज, किस राज्य ने, ठीक है, किस स्टेट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी बनाई है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी बनाई है। विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी। भारत का ऐसा पहला राज्य है, कौन सा बना है जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी बनाई है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी बोलने का मतलब क्या है कि एक डाटा पॉलिसी बनाई जिसके चलते हुए पूरा का पूरा स्टेट का जो डाटा है, स्टेट गवर्नमेंट का जो डाटा है, ठीक है, सारे मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस का जो डाटा है उसको एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में मेंटेन करना। एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉलिसी बनाई कि हम इसको इस वे में लेके चलेंगे। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, विच स्टेट? तो ये राज्य और कोई नहीं, ये राज्य बना है हमारा अपना पंजाब। Punjab has become the first state in India to launch a comprehensive data policy. A comprehensive data policy. इसको लॉन्च करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना, पंजाब। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। A comprehensive data policy पंजाब ने लॉन्च करी है, पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, 2020 का तानसेन सम्मान किसको मिला? 2020 का तानसेन सम्मान इनमें से किसको दिया गया? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, आंसर करना है आप लोगों को। तो हर्षद मेहता है, सतीश व्यास है, लीलाधर जगूरी है या फिर कमल हसन है। इनमें से 2020 का तानसेन सम्मान किसको मिला? तानसेन सम्मान किसको दिया गया 2020 का? देखिए, तानसेन सम्मान जो है, ठीक है, तानसेन एक महान संगीतकार, आपको पता होगा, ठीक है, उनकी मेमोरी में दिया जाता है। उनकी मेमोरी में देता कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। मध्य प्रदेश की सरकार इस अवार्ड को देती है। तानसेन सम्मान को कौन देता है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। मध्य प्रदेश का प्रशासन इस अवार्ड को देता है। ठीक है, एमपी का जो प्रशासन है वो देता है इस अवार्ड को। एंड फर्दर अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो तानसेन है, तो तानसेन यहाँ पे तानसेन सम्मान के साथ साथ तानसेन समारोह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव है बेहद गाँव, जहाँ पे तानसेन का जन्म हुआ था। तो डेट इज इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बेसिकली एक तानसेन समारोह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो तानसेन सम्मान है 2020 के लिए, इनमें से किसको दिया गया? तो 2020 में तानसेन सम्मान को लेने वाले द वेरी फेमस पंडित सतीश व्यास, इनको बेसिकली 2020 में ये तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2020 के लिए अवार्ड मिला है, बट अभी 2021 में, ठीक है, मिला 2021 में, बट 2020 के लिए इनको दिया गया। पंडित सतीश व्यास जी, ये एक संतूर प्लेयर है। ठीक है, संतूर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उसको बजाते हैं। ही इज अ संतूर प्लेयर, जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये सतीश व्यास जी। तो तानसेन सम्मान 2020 का किसको मिला? क्या देखा हमने? सतीश व्यास जी को मिला। सतीश व्यास जी को, जो कि एक संतूर प्लेयर है। एंड अवार्ड कौन देता है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। मध्य प्रदेश की सरकार देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एक क्वेश्चन हमने और देखा कि तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेहद गांव में। बेहद कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है, किसको अपॉइंट किया गया है। देखिए रेलवे बोर्ड की सबसे पहले तो बात करते हैं। रेलवे बोर्ड जो हमारा है 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। ठीक है, सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा है, कहां से, बॉम्बे से लेके थाने तक। ठीक है, भारत में पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने 1853 में। उसी वक्त से, उसी टाइम से 1853 से ही भारतवर्ष में काम कर रहा है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड पूरा का पूरा रेल सिस्टम मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेलवे बोर्ड की होती है, रेलवे बोर्ड की होती है। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन है। ठीक है, पहले थे वीके यादव जी, दैट इज विनोद कुमार यादव जी, तो वो रिटायर हो चुके हैं, उनका टर्म एंड हो गया। वीके यादव जो कि पहले बेसिकली सीईओ थे और चेयरमैन भी, चेयरमैन तो और भी पहले रह चुके हैं, बट सीईओ की पोस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही क्रिएट की गई थी। तो न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये अपॉइंट किया गया है सुनीत शर्मा जी को। सुनीत शर्मा, तो सुनीत शर्मा बने हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। आई होप आपको समझ में आया होगा और बच्चों ने सही आंसर भी किया होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, ताकि वो भी बेसिकली इस पटवारी गोल के टुवर्ड्स बढ़ सके, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो शेयर करते रहा करो अपने आप ही। तो यहां पे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। बूटा सिंह, बूटा सिंह जी अब नहीं रहे। ठीक है, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज ए वेटरन लीडर ऑफ विच पार्टी। बूटा सिंह, ठीक है, देखो पार्टी की बात आ गई। ठीक है, तो मतलब तो ये एक पॉलिटिशियन थे, ये एक पॉलिटिशियन थे बूटा सिंह जी। तो बूटा सिंह जी एक फेमस पॉलिटिशियन थे जो अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया अभी जनवरी 2021 के अंदर ही। तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। आईएनसी, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आता है बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद है एएपी, दैट इज आम आदमी पार्टी। एंड उसके बाद है सीपीआई, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो बूटा सिंह जी अब नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका देहांत हो गया बूटा सिंह जी का। तो बूटा सिंह किस पार्टी से बिलोंग करते थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बूटा सिंह बिकॉज ही बिलोंग्स टू पंजाब एंड अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी ये बूटा सिंह जी। क्योंकि बूटा सिंह जी की अगर मैं बात करूं, बूटा सिंह जी 8 बार 8 टाइम सांसद रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, 8 बार एमपी बने हैं। ठीक है, पहली बार ये एमपी बने थे 1962 में, पहली बार ये एमपी बने थे 1962 में। कहां से, मोगा से। मोगा तो पहली बार ये एमपी बने सी। ठीक है, 1962 में, मोगा 1962। उसके बाद ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं भारत के अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो ये बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर रह चुके हैं अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट, अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट। राजीव गांधी जी की सरकार में ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं देश के। ठीक है, उसके अलावा ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के। ठीक है, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं बूटा सिंह जी। लगभग ये 2005-06 के आसपास ये बिहार के गवर्नर भी थे बूटा सिंह जी। तो बूटा सिंह जी अब नहीं रहे, तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। अब अपनी इतनी बातों में मैं आंसर बता चुका हूं। ठीक है, 8 बार एमपी थे, 1962 में पहली बार एमपी बने थे मोगा से। उसके बाद होम मिनिस्टर रह चुके किसकी सरकार में, राजीव गांधी जी की सरकार में। अब राजीव गांधी जी किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, सबको पता है, कांग्रेस, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे राजीव गांधी जी। तो उसी तरह से बूटा सिंह जी भी कौन सी पार्टी के हुए, बूटा सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर थे। ठीक है, उसके जब गोल्डन टेम्पल को दोबारा से रेनोवेट करवाया गया था, ठीक है, उनमें भी इनका बड़ा योगदान था बूटा सिंह जी का। और भी बहुत सारे बेसिकली 1981 के आसपास जब एशियन गेम्स के लिए भारतवर्ष को तैयार किया जा रहा था तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, ही लेड द कमेटीज, बूटा सिंह जी। तो वेरी फेमस पर्सनैलिटी बूटा सिंह, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी।
तो अब ये नहीं रहे बूटा सिंह जी। चलिए, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान डायस्पोरा फीमेल। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, यूएस एंड कनाडा। इनमें से किस देश ने, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इनमें से किस देश ने पास किया है क्या मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, जिसके चलते हुए पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई के चलते हुए यहां पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। किस देश ने ऐसा स्टार्ट किया है, किस देश ने ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट है। ठीक है, पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट है। कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर तालिबान ने फीमेल एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया था कि फीमेल एजुकेशन, जो लड़कियां हैं ये स्कूल नहीं जाएंगी। इसी के चलते हुए ये मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान के अंदर थी और इनको पढ़ाई करनी थी, तो इन्होंने रिफॉर्म्स किए। ठीक है, तो इसके चलते हुए तालिबान के किसी पर्सन ने इनके ऊपर अटैक किया और इनको अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट करना पड़ा फॉर द ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी आवाज़ें उठाई पढ़ाई को लेके, फीमेल स्टडी को लेके, फीमेल एजुकेशन को लेके। एंड शी वॉज कॉन्फर्ड विद नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, इनको नोबेल पीस प्राइज से कॉन्फर्ड किया गया था, नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था इनके इन कामों के लिए। कब? 2014 में, 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई को। तो अभी एक देश के प्रशासन ने इन्हीं मलाला यूसुफजई के नाम पे एक स्कॉलरशिप एक्ट स्टार्ट किया है कि इसके चलते इस स्कॉलरशिप एक्ट के थ्रू जो पाकिस्तान रीजन की जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई करना चाहती हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा करने वाला जो देश बना है दैट इज यूएसए। इसको स्टार्ट किसने करा? इसको यूएसए ने स्टार्ट करा है। ठीक है, यूएसए ने स्टार्ट किया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएसए हैज स्टार्टेड द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। ठीक है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा फीमेल्स। एंड मलाला यूसुफजई मैं आपको बता चुका हूं कि 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है, एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। इनकी कुछ किताबें भी आई है। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला, इनकी लिखी हुई किताबें हैं। एंड शी इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। ये आज तक की सबसे यंगेस्ट है। हालांकि 2014 में नोबेल पीस प्राइज 2 लोगों को मिला था। ये तो पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट है, एक भारतीय को भी इनके साथ नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में एक इंडियन पर्सन को। उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। ये एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है, यानी कि बच्चों के राइट्स को लेके काम करते हैं, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, कहीं पे चाइल्ड लेबर ना हो, चाइल्ड स्लेवरी ना हो, एंड चाइल्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाके बेचा ना जाए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इनकी एक संस्था भी है, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन एक संस्था है जिसके ये फाउंडर भी हैं, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी जी को अलॉन्ग विद द मलाला यूसुफजई 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। आई होप ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका और फ्रॉम मोरमुगांव पोर्ट एंड वेयर इज द मोरमुगांव पोर्ट लोकेटेड। अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, बट एक सिंपल सा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा है, क्या मोरमुगांव पोर्ट कहां पे है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि अंटार्कटिका के लिए एक 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजा गया, ठीक है, जो कि मोरमुगांव पोर्ट से भेजा गया, और मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, सीधा ऐसे भी तो पूछ लेता, वेयर इज द मोरमुगांव पोर्ट लोकेटेड। बट ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं स्टूडेंट को डराने के लिए। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन डाल दो, स्टूडेंट डर जाएगा
और आंसर करने में कंफ्यूज हो जाएगा। बट क्वेश्चन तो आसान सा है ना, सिंपल सा है, वेयर इज द मोरमुगांव पोर्ट, स्टैटिक का एक क्वेश्चन है आसान सा ये। अगर हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा है तो हम इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। तो बट मैं आपको थोड़ा सा न्यूज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए अंटार्कटिका की स्टडी करने के लिए, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट की स्टडी करने के लिए भारत ने अपना 40th साइंटिफिक मिशन भेजा है, ठीक है, अपनी टीम भेजी है जो कि इसकी स्टडी करेगी। और भारत ने वो टीम कहां से भेजी है, मोरमुगांव पोर्ट से पहुंची है, ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट से भेजी है। तो ये पोर्ट कहां पे है, क्या महाराष्ट्र में है, गोवा में है, वेस्ट बंगाल में है या आंध्र प्रदेश में है, ऐसा बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मोरमुगांव पोर्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये पोर्ट कहां पे है, देखिए पोर्ट वहीं पे होता है जहां पे समुद्र होता है। पोर्ट कहां पे होता है, पोर्ट वहां पे होता है जहां पे समुद्र होता है, ठीक है। जहां पे समुद्र देखा जाता है वहीं पे पोर्ट मिलता है। अब महाराष्ट्र, इसके किनारे भी समुद्र है, गोवा समुद्र है, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल लगता है पूरा, आंध्र प्रदेश भी समुद्र के तट पर है, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेट ऑप्शंस भी वैसे ही हैं। तो बेसिकली अगर कोई स्टेट ऐसा हो जो समुद्र के किनारे ना हो तो हम उसको निगलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये सारे स्टेट ही ऑप्शन में ऐसे दिए गए हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पे मोरमुगांव, गांव 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 से हम क्या आ जाते हैं, गोवा। तो ये मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे, गोवा में, गोवा। तो यहीं से इस 40th साइंटिफिक मिशन को भेजा गया, टीम को भेजा गया अंटार्कटिका की स्टडी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कृषि संजीवनी वैन्स टू टेक लैब्स टू द एग्रीकल्चर फील्ड टू स्टडी सॉइल वाटर एंड सजेस्ट पेस्ट कंट्रोल रेमेडीज। इनमें से किस राज्य ने, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस स्टेट ने, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन्स को लॉन्च किया है। कृषि संजीवनी वैन्स, ठीक है, वैन होती है ना, कृषि संजीवनी वैन्स को लॉन्च किया है, ठीक है। ये लैब क्या करेगी, खेतों में पास जाके, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जाके मिट्टी पानी की बेसिकली स्टडी करेगी, चेक करेगी मिट्टी और पानी को, और देखेगी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है और फसल को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है, क्या महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, ऐसा किस राज्य ने स्टार्ट किया है। इस राज्य ने बेसिकली 40 ऐसी लैब्स को लॉन्च किया है, ठीक है। और इस राज्य का टारगेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली एक ऐसी वैन होनी चाहिए। और ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है बच्चों कर्नाटका, ये राज्य है कर्नाटका। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम BS येदियुरप्पा है। तो BS येदियुरप्पा जी ने खुद बेसिकली ये जो वैन है इनको फ्लैग्ड ऑफ किया, ठीक है। ये वैन्स क्या करेंगी, ये वैन्स खेतों में जाके मिट्टी पानी की स्टडी करेंगी, उनके ऊपर वर्क करेंगी और बताएंगी कि किस तरह से आपको जो फसल के ऊपर कीड़े लगते हैं या पेस्ट लगते हैं उनको ख़त्म करना है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि फसल को अच्छे लेवल पे हम बचा सकें, ग्रो कर सकें। एंड द बेसिक गोल टुवर्ड दिस इज टू इंक्रीज द फार्मर इनकम, किसान की आय को बढ़ाना है, किसान की आय को बढ़ाना है, फार्मर इनकम। बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी, सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले एक कमेटी बनाई थी, द कमेटी टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम, टू डबल द फार्मर इनकम्स, ठीक है। किसान की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार कहती है कि किसान आज जितना कमाता है 2022 तक उससे वो डबल कमाए, ठीक है। उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष, एंड उस कमेटी का नाम, क्योंकि अध्यक्ष के नाम पे ही कमेटी का नाम पड़ जाता है, तो उस कमेटी का नाम क्या था, तो उस कमेटी का नाम था अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी। क्लियर हुआ बच्चों, कोई डाउट किसी को हो तो बता देना। चलिए, तो किस राज्य ने लॉन्च करी है कृषि संजीवनी वैन्स, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन that is flagged by PM Modi recently. The train will run between which states?
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक ट्रेन का इनॉग्रेशन किया, एक ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, हरी झंडी दिखाई, और ये ट्रेन जो है ये दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल ट्रेन है, दुनिया की पहली। अब इस ट्रेन को कहां से लेके कहां तक चलाया गया, इस ट्रेन को कहां से लेके कहां तक चलाया गया? ठीक है, महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र और बिहार, पंजाब एंड राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, किस राज्य के बिटवीन इसको चलाया गया, किस राज्य के बिटवीन, किन दो राज्यों के बिटवीन इनको चलाया गया? चलिए बताइए जल्दी से। तो बच्चों किस राज्य के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया? ये जो राज्य हैं ये है हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, हरियाणा एंड राजस्थान। हरियाणा के अंदर एक जगह है अटेली, न्यू अटेली। तो न्यू अटेली से लेके, न्यू अटेली इन हरियाणा से लेके न्यू किशनगंज इन राजस्थान, न्यू किशनगंज इन राजस्थान, इन दो प्लेसेस के बीच में इस दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को चलाया गया है। तो दैट इज हरियाणा एंड राजस्थान, हरियाणा एंड राजस्थान। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी टू प्रोटेक्ट द यूनिक लैंग्वेज, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लैंड ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, लद्दाख की जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, एक यूनिक भाषा है, एक यूनिक लैंग्वेज है, उन सब चीज़ों को, उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। भारत सरकार ने इस कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास राजनाथ सिंह है, जी किशन रेड्डी हैं, अजय कुमार भल्ला जी हैं और अमित शाह हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें बताना है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई है? लद्दाख जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसके अंदर 2 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं बेसिकली, एक लेह है और एक करगिल है। ठीक है, तो ये लेह करगिल वाले यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जी किशन रेड्डी। ये जी किशन रेड्डी बेसिकली है कौन? तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, यानी कि ये भारत के डिप्टी होम मिनिस्टर है, डेप्यूटी होम मिनिस्टर। क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के अंडर जो पर्सन आएगा, मतलब उसका जो डेप्यूटी होगा वो होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। तो ये कौन है? जी किशन रेड्डी जी। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं। एंड अजय कुमार भल्ला इज द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भारत के होम सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जस्टिस हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली ये पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है इनमें से किस राज्य के हाई कोर्ट की? इनमें से किस हाई कोर्ट की? ठीक है, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस मतलब ये एक जज है। ठीक है, तो इनको अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है किस राज्य के हाई कोर्ट का? देखिए हाई कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं और जजेस के ऊपर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस भी होता है। हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस भी होता है हर एक हाई कोर्ट के अंदर। अब भारत में हर राज्य में एक हाई कोर्ट है, बट हर राज्य में ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि कुछ राज्य के अंदर हाई कोर्ट जो है वो जॉइंटली वर्क भी करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, इन तीनों प्लेसेस के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, और ऐसा ही और राज्यों में भी है कि कुछ राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो नहीं है और वो जॉइंटली मर्ज्ड है किसी अन्य स्टेट के साथ। तो यहाँ पे हिमा कोहली जी किस हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस नियुक्त की गई है? तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट है जो कि बेंगलुरु में, या फिर उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है, तेलंगाना हाई कोर्ट जो कि हैदराबाद में है, और वेस्ट बंगाल दैट इज कोलकाता हाई कोर्ट। चलिए, तो हिमा कोहली जी बनी है तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली फीमेल जस्टिस। तेलंगाना हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। देखिए हैदराबाद जो था वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके उसमें से एक स्टेट बनाया गया तेलंगाना। अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना के अंदर।
अभी कुछ टाइम पहले तक तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए कॉमन हाई कोर्ट ही वर्क करता था, दैट इज हैदराबाद हाई कोर्ट। बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि तेलंगाना के लिए, सॉरी आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट, क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद तो चलेंगे तेलंगाना के अंदर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया हाई कोर्ट, तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया हाई कोर्ट सेटअप किया जा रहा है। अब भारत के अंदर टोटल जो हाई कोर्ट है, भारत के अंदर जो टोटल हाई कोर्ट है वो है 25, इंक्लूडिंग दिस तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका जो एज लिमिट होता है वो होता है 62, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है 65, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है 65 एंड जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनका होता है 62, यानी कि जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 की एज को अटेन करने के बाद रिटायर हो जाएगा, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? करिएगा आंसर जल्दी से। 5 जनवरी को होता है, 20 अप्रैल को होता है, 10 जनवरी को होता है या 26 मार्च को होता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे बच्चों कब होता है? वर्ल्ड हिंदी डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, विश्व हिंदी दिवस बेसिकली 1975 में पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, दैट इज इन नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद जब भी ये वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है तो हम वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड बेसिकली 2006 से मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दुनिया भर में वर्ल्ड हिंदी दिवस की स्थापना की थी। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये होता है 10 जनवरी को, ये होता है 10 जनवरी को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 जनवरी को हमने इसकी शुरुआत करी 10 जनवरी को। एंड ये वर्ल्ड हिंदी दिवस के साथ साथ एक नेशनल हिंदी डे भी होता है, एक नेशनल हिंदी डे भी होता है। नेशनल हिंदी डे भी होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये कब होता है? ये होता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को होता है क्या? नेशनल हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया, बेसिकली हर साल करता है। तो किस दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एनआरआई डे, एनआरआई डे। पंजाब वालों को तो बेसिकली पता ही होगा एनआरआई, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पंजाबियों को तो यही रहता है कि है असी कनेडा जाना, ठीक है, तो कनाडा हो या कनाडा हो जाएंगे हम, ठीक है, पर अपने पंजाब को खुशहाल बना के। तो प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे इनमें से किस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 5 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 26 मार्च, इनमें से किस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं? ये दिन बेसिकली ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे जो बेसिकली इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, दूसरे देशों में जाके बसे हुए भारतीय डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है, जो अदर कंट्रीज में जाके बसा हुआ है, तो उनके लिए, उनको ऑनर करने के लिए, उनकी याद में हम ये दिन ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो भारत के कल्चर को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, वो हमें बेसिकली रेमिटेंसीज भी भेजते हैं, ठीक है। एंड एज पर द प्रीवियस रिपोर्ट्स, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री, भारत रहता है इन टॉप पे रहता है भारत। तो प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को। अब मैं यहाँ पे इसको एनुअली नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। क्यों? प्रवासी भारतीय दिवस के दिन की शुरुआत जो थी वो 2003 में हुई थी। 2003 में इस दिन की शुरुआत की गई थी, वाजपेयी साहब की सरकार थी। क्यों उन्होंने 2003 में 9 जनवरी का दिन चूज किया? बिकॉज 9 जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपना लॉ प्रैक्टिस करके भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अपना लॉ प्रैक्टिस करके साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उनके इस दिन के कॉमेमोरेशन में भारत सरकार ने 2003 में इस दिन की शुरुआत करी, प्रवासी भारतीय दिवस। 2003 से लेकर 2015 तक तो हम इस दिन को सालाना, ठीक है, एनुअली ऑर्गेनाइज करते रहे, पर 2015 में भारत सरकार ने इसको बाई एनुअली कर दिया, यानी कि 2 साल में एक बार,
ठीक है, 2 साल में एक बार। तो 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था, 20 में नहीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई, और अभी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, जिसका थीम हमारे भारत पास था कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। तो इसी एजेंडे पे इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, who has been appointed as the head of the empowered committee formed by the central government to administer the COVID-19 वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है, 16 जनवरी से भारत सरकार ने कोविड-19 की वैक्सीन को स्टार्ट कर दिया। अब कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है और उसका सही यूजेज बेसिकली नागरिकों तक सही पहुंच रही है। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करने के लिए भारत सरकार ने एक एम्पावर्ड पैनल बनाया, एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई। और इस एम्पावर्ड कमेटी के हेड कौन है, इस एम्पावर्ड कमेटी के हेड कौन है, ये आपको बताना है। विजय इंदर सिंगला जी, आर.एस. शर्मा जी, के.पी.एस. गिल साहब और अरुण नारंग जी, इनमें से इसके हेड कौन है। ठीक है, इफ़ यू बिलोंग टू पंजाब बाय द ऑप्शन ऑफ निग्लेक्शन यू कैन ईजिली चूज, आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पर्सन्स के बारे में जानते हैं। विजय इंदर सिंगला साहब, ये तो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, अरुण नारंग जी, ये पंजाब की एक बेसिकली पंजाब का एक प्लेस है। ठीक है, पंजाब की एक सिटी है, वहाँ से एमएलए हैं ये। उसके बाद अबोहर, ठीक है, वहाँ से एमएलए हैं। उसके बाद के.पी.एस. गिल, ये अब नहीं रहे। ठीक है, ये अब नहीं रहे, ये तो अभी है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, आर.एस. शर्मा जी। ये ट्राई के, डेट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ आर.एस. शर्मा, डेट इज राम सेवक शर्मा जी, इनको यहाँ पे हेड बनाया गया। इनकी कमांड में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है कोविड-19 वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखने के लिए। आर.एस. शर्मा जी की कमांड में एक कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हेनले एंड पार्टनर्स। तो ये हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करती है। ठीक है, एज पर द डाटा ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डाटा कलेक्ट करती है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। कनाडा वाला वर्ड तो हमें जरूर याद रहेगा। ठीक है, तो भारत का रैंक इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना आया, भारत का रैंक। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था, 80 था, 82 था, 85 था, 87 था। बहुत नियर अबाउट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक था 85 विद द स्कोर ऑफ 58। ठीक है, देखिए स्कोर बोलने का मतलब क्या है, पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है। पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे भारत का रैंक है 85 और स्कोर आया 58। ठीक है, तो 58 स्कोर होने का मतलब क्या है कि दुनिया में 58 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें भारतीय लोगों को, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी या फिर वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगी। एंड सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यानी कि टॉप किसने करा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ये देश है जापान। अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है तो 191 कंट्रीज के अंदर आपकी वीज़ा फ्री एंट्री है। 191 कंट्रीज, दुनिया के 191 देशों के अंदर आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हो अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है। यानी कि द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 इज जापानीज पासपोर्ट। ये जापान का पासपोर्ट है। और भारत का पासपोर्ट आता है 85 नंबर पे विद द वीज़ा फ्री कंट्री इन द 58 कंट्रीज। ठीक है, ये उल्टा है, 85 नहीं है, 58 है। ठीक है, 58 स्कोर है, 85 रैंक है। तो समझ में आया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है किताब को लेके, क्योंकि पेपर के अंदर बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा हो तो देख मिलेगा आपको, किताबों को लेके, किताबों लेके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब का लेखक कौन है। एंड द किताब का नाम क्या है, द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत ही अच्छी किताब है ये। अभी ये किताब लॉन्च नहीं हुई है, अभी ये किताब 15 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, 15 फरवरी को ये किताब लॉन्च होने वाली है, द पॉपुलेशन मिथ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इस किताब के अंदर राइटर ने जो है कुछ मिथ्स के बारे में बताया कि भारत के अंदर जो मिथ्स फैलाए जाते हैं इस्लाम को लेके, ठीक है, इस्लाम धर्म को लेके, इस्लाम में फैमिली प्लानिंग को लेके बेसिकली, ठीक है, और भारत में इसके चलते हुए जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के चलते हुए, इस्लाम के चलते हुए जो पॉलिटिक्स होती है, इसके रिगार्डिंग जो मिथ्स होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक कौन है, सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, एसवाई कुरैशी, सुशील चंद्र जी, ठीक है। मे बी आपने इन पर्सन्स का नाम भी सुना होगा बिकॉज दीज ऑल आर द फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो किताब के ऑथर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस किताब के लेखक है एसवाई कुरैशी साहब, एसवाई कुरैशी जी, एसवाई कुरैशी जो कि भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, इंडिया के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। तो ये बेसिकली इनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, ठीक है। 16th ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन हमारा जो ECI है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बना था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चलते हुए हम नेशनल वोटर्स डे भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब होता है, 25 जनवरी को होता है, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एसवाई कुरैशी तो फॉर्मर थे जो कि इस किताब के लेखक है। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ, ताकि हमने ये सिर्फ 15-20 क्वेश्चंस की बात नहीं करी, हम 15-20 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने कितने ही और क्वेश्चंस को जान लिया है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका आंसर कर पाए, ठीक है। तो आइए अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान रहे हैं। मैंने बताया 25 जनवरी 1950 को बना था और 25 जनवरी को हम क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल वोटर्स डे। अब प्रेजेंटली भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी। और मैंने बताया एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और भारत के 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से हैं, एक है राजीव कुमार, एक है राजीव कुमार, दूसरे हैं सुशील चंद्र, दूसरे हैं सुशील चंद्र, सुशील चंद्र, सुशील चंद्र। तो इस किताब के लेखक कौन थे, एसवाई कुरैशी जी, एसवाई कुरैशी जी। और हमने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानी, ठीक है। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा सब, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में सबने अच्छे लेवल पे बताना है कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, ताकि अगली क्लास से हम उन चीज़ों में कुछ चेंज कर सके, कुछ बदलाव आप क्लास में चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप हमें रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है ताकि आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो बुरी लग रही हैं, आप उसके बारे में बताएं, ठीक है। जब तक हम बोलेंगे नहीं सामने वाले को पता नहीं लगता, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। चलिए, तो ये था हमारा करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड उसके साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करी करंट अफेयर्स को लेके, कुछ स्टैटिक की बातें भी हमने कर ली बीच में। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, ठीक है, एंड बेल आइकन फॉर द अपडेट नोटिफिकेशन ऑफ द क्लासेस। एंड डिस्क्रिप्शन में पोर्टल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, PDF आपको क्लास का वहाँ पे मिल जाएगा। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाय बाय, सत श्री अकाल।